आइसोमेरिज्म की एक्सरसाइज ट्राई की थी आप लोगों ने? 2 दिन हो गए बेटा। और असाइनमेंट भी दिया था आपको। ध्यान रखना बेटा। ये 12th में अब आप जनवरी आ गया, खत्म हो गया, आ क्या गया, दिसंबर आते आते टाइम नहीं लगना, बहुत तेजी से टाइम निकलता है। इसलिए अगर तैयारी कर रहे हो तो सीरियसली करो, नहीं तो छोड़ के कोई और आर्ट कॉमर्स ले लो, उससे काम चल जाएगा। अगर करना है तो बेटा डूब के काम करो। जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ, असाइनमेंट आपको दिया था मैंने, आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन बैंक दिया था एक, उसको तुरंत करना था, एक्सरसाइज करनी थी। जो भी प्रॉब्लम है उसको आप पूछेंगे। तो आज कौन सा डे है? थर्सडे है ना। अगली क्लास कब पड़ेगी? सैटरडे को आइसोमेरिज्म के डाउट्स लेंगे, आप पूरी एक्सरसाइज ट्राई करेंगे, असाइनमेंट की भी और जो आपके पास बुक है उसकी। ठीक है, टाइम नहीं है, आप जितना डिले करेंगे उतने ही मुश्किल में फंसते चले जाएंगे। एक बार जल्दी कर लोगे फिर रिवीजन होगा और स्ट्रांग बनोगे, बार बार रिवीजन करोगे स्ट्रांग बनते जाओगे। इसलिए कोई चीज डिले नहीं करनी है, मेरे कहे बगैर कर लेना चाहिए आपको। कि भाई थ्योरी बता दी तो अब एक्सरसाइज कर डालते हैं पूरी, असाइनमेंट ऑलरेडी है। चलो लिखो। आज हम कवर करेंगे एक टॉपिक, एसिड स्ट्रेंथ। एक प्रॉब्लम तो गारंटीड आनी है, एक से ज्यादा आ सकती है, बट एक प्रॉब्लम तो गारंटी आनी है, आनी है। तो एसिड स्ट्रेंथ, इसके बाद बेस स्ट्रेंथ लेंगे सेपरेटली। तो जैसे कोई हमारे पास एसिड है HA, ये कितने परसेंट आयनाइज हुआ, ये कितने परसेंट आयनाइज हुआ, ये हमें बताना है। सीधे सीधे कहें तो एसिड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होती है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। तो एसिड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे या अल्फा पे। ठीक है, या ये कहें कि अगर एग्जैक्ट लिखना चाहें तो के के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल, मतलब के ए हाई होगा तो एसिड स्ट्रेंथ हाई होगी। स्क्वायर रूट हटा सकते हैं, वो तो एक कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनल टू के ए भी कह सकते हैं, बात एक ही है। और पी के टर्म में बात करनी हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए। आपको मालूम है कि पी के ए और के ए में क्या रिलेशन होता है? पी के इक्वल टू माइनस लॉग के ए। के ए हाई होगा तो पी के लो हो जाएगा, या ये कहें कि पी के हाई होगा तो के ए लो हो जाएगा। तो एसिड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होती है अल्फा के या स्क्वायर रूट के या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के भी कह सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट कांस्टेंट ही देगा, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के। समझ में आ गई बात सबको? अब हमें एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट डेवलप करना है, क्योंकि प्रॉब्लम में ना तो के ए दिया जाएगा, ना ही प्रॉब्लम में पी के ए गिवन होगा। अगर के ए और पी के दे दें तब तो कोई भी कंपेयर कर लेगा, बस उसे इतना पता हो कि हाई के ए का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। तो के ए डाटा अगर आपको दे दिए जाएं तब तो कोई भी बच्चा कर लेगा, उसके लिए आपको 12th स्टैंडर्ड में आना जरूरी नहीं है, छोटे बच्चे को बता दो वो कंपेयर कर लेगा। लेकिन यहां तो हमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट डेवलप करना है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट फॉर एसिड स्ट्रेंथ। तो वन बाय वन देखें, लॉजिकली इनको अरेंज करें। पॉइंट नंबर 1, एसिड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कब ये लेना है? लिख लें, इट इज यूज्ड व्हेन
एसिड्स बिलोंग टू सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये कब यूज करना है लॉजिक? जब एसिड किसको बिलोंग करें, जैसे HF, HCl, HBr, HI। तो H तो H+ आयन के फॉर्म में काउंट करना है। बाकी एलिमेंट जो है FCl, Br, I ये एक ही ग्रुप के हैं कि नहीं? तो क्या ट्रेंड होगा डाउन द ग्रुप बताओ? एसिड स्ट्रेंथ का ट्रेंड क्या होगा? इंक्रीज। क्यों? कैसे कह दिया हमने कि एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है? रीजन क्या बनेगा इसका बताओ? रीजन होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सबसे कम किसकी है? HI की। और सबसे ज्यादा किसकी है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? HF की। ठीक है। अगर आप सीधे बॉन्ड लेंथ के टर्म में कहना चाहते हैं तो इसी बात को बॉन्ड लेंथ के टर्म में भी कह सकते हैं। एसिड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। एक ग्रुप के लिए बॉन्ड लेंथ भी देख सकते हैं। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दोनों बातें सेम ही है। बॉन्ड लेंथ बढ़ने का मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है ये लॉजिक कब यूज करना है, सभी जगह नहीं। when we compare acids of same group। ठीक है, सभी जगह ये अप्लाई नहीं करना। दूसरा एग्जांपल, जैसे आपसे कहें कि NH3PH3ASH3 एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करो, तो डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड आएगा? इंक्रीज होगी। H2O, H2S, H2TE एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करो, क्या ट्रेंड आएगा? इंक्रीज होगी। कोई दिक्कत है इसमें किसी को भी? बिल्कुल सिंपल है, बस ये पहचानना है आपको कि ये सेम ग्रुप के हैं कि नहीं। तो बॉन्ड लेंथ के प्रोपोर्शनल। नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, एसिड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कब यूज करना है? व्हेन एसिड्स बिलोंग टू सेम पीरियड। सेम पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सेम पीरियड को बिलोंग करें ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो जैसे अगर आपसे कहें कि बताओ CH4, NH3, H2O, HF, एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? तो सबसे पहले तो ये पॉइंट नोट करो कि H को हटा दें तो बचे हुआ एलिमेंट कौन सा है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये सारे एलिमेंट सेकंड पीरियड के हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर ऑफ सेकंड पीरियड।
H को अलग कर देना है। अगर सेम पीरियड के एलिमेंट हैं तो फिर क्या चीज नोट करनी है आपको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बताओ किस में ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस? तो H तो कॉमन है सब में, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन। तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन। सबसे कम कार्बन। अब मेडिकल एग्जाम में ऐसा रीजन पूछा जाएगा कि एचएफ स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है इन चारों में, तो क्या रीजन लिखोगे? रीजन है मैक्सिमम डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एच एंड एफ, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। कोई कंफ्यूजन है किसी को इसमें? कब आपको बॉन्ड लेंथ देखनी है और कब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना है? पॉइंट नंबर 3। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और बॉन्ड लेंथ से बात ना बने तो क्या करेंगे? जैसे अगर आपसे कहें कि इथाइन इथाइन इथीन एंड सॉरी इथेन इथीन इथाइन, ये है इथाइन, इनकी एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करो। यहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ तो ऑलमोस्ट सेम है, ये केस भी हो जाएगा। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp। इस कार्बन की sp2। इस कार्बन की sp3। बताओ कौन से कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा? तो आंसर है sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इथाइन सबसे ज्यादा एसिडिक। ठीक है। एक ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, अब ध्यान देना। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, वाटर ज्यादा एसिडिक होता है इथाइन से, और इथाइन ज्यादा एसिडिक होता है अमोनिया से। अमोनिया ज्यादा एसिडिक होता है ईथीन से। ये यहाँ पे फिट होता है, अमोनिया इथाइन और ईथीन के बीच में फिट होता है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट आपको याद रहे। ठीक है। पॉइंट नंबर 4। अब हम लेंगे एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स। अब हम ऑर्गेनिक में एंटर करेंगे वन बाय वन। एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स। जैसे आपके पास एल्कोहल में दो तरह के बॉन्ड होंगे, सी एच बॉन्ड भी होगा और ओ एच बॉन्ड भी होगा। अब बताओ ऑक्सीजन और कार्बन दोनों सेम पीरियड के या सेम ग्रुप के? बताओ। सेम पीरियड के। तो ओ एच ज्यादा एसिडिक होगा या सी एच ज्यादा एसिडिक होगा? बताओ। समझ में आया कि नहीं? तो ये मोर एसिडिक है, ये रिलेटिवली क्या होगा? लेस एसिडिक। ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि
एल्कोहल्स आर एसिड ड्यू टू ओ एच बॉन्ड और ड्यू टू सी एच बॉन्ड, क्या कहोगे? ओ एच बॉन्ड। जो स्ट्रॉन्गर है वही सारी प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। समझ में आया कि नहीं? तो एल्कोहल्स आर एसिडिक ड्यू टू ओ एच ग्रुप। एल्कोहल्स आर एसिडिक ड्यू टू ओ एच ग्रुप। ठीक है। सी एच बॉन्ड उतना एसिडिक नहीं होता है, तो इसको ओ एच की वजह से एसिडिक माना जाता है। नाउ इसी में अल्कोहल की बात मैं कर रहा हूं। मीथेनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक, वाटर से भी ज्यादा एसिडिक होता है मीथेनॉल। इसके बाद इथेनॉल, इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे वीक टर्शरी अल्कोहल। रीजन क्या है इसका? रीजन है एसिड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के। प्लस आई इफेक्ट अगर ज्यादा है तो एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे ग्रुप सी एच थ्री का कौन सा इफेक्ट है बताओ? ये तो सबको मालूम है कि सी एच थ्री ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई इफेक्ट। इसमें कितने सी एच थ्री ग्रुप हैं? तीन। इसमें कितने हैं? दो। कम हो गया प्लस आई। इसमें कितने सी एच थ्री ग्रुप हैं अगर ओपन कर दें तो? एक ही है, या इथाइल ग्रुप पूरा रीड कर सकते हैं। पर अगर हम ये कार्बन कॉमन मान लें सब में, तो सी एच थ्री ग्रुप तो एक ही है। ठीक है। इन दोनों में एक्सपेरिमेंटल फैक्ट काम करता है, वाटर और मीथेनॉल में। ये प्रॉब्लम एग्जाम में कई बार आई हुई है, ध्यान रखना। एक ही एल्कोहल है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है। कौन है? मीथेनॉल। बाकी सारे अल्कोहल वाटर से लेस एसिडिक। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, पर अगर ट्रेंड पता है तो रीजनिंग आप ये करेंगे। इसकी रीजनिंग ये करेंगे कि सी एच थ्री ओ माइनस जो इससे बनेगा प्रोटॉन जाने के बाद, इसका हाइड्रेशन आसान होता है, इजियर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन की वजह से ये वाटर से ज्यादा एसिडिक बनता है। ठीक है। एल्कोहल में ही अगला पॉइंट अब ध्यान दें। जैसे अब मैं एल्कोहल फिक्स कर दूं, ये है मेरे पास प्राइमरी एल्कोहल। ठीक। और अब मैं इसमें धीरे धीरे करके क्या करूं? सी एल ग्रुप इंट्रोड्यूस करूं। एक बार सी एल उसी कार्बन पे जिस पे हेलोजन है, जिस पे ओ एच है, सॉरी। एक बार उससे नेक्स्ट कार्बन पे। ऐसे मैंने सी एल इंट्रोड्यूस कर दिए।
अलग अलग पोजीशन पे। एल्कोहल सेम ही है, प्राइमरी ही है। एल्कोहल सभी जगह प्राइमरी है। एल्कोहल में कोई चेंज नहीं किया। सारे अल्कोहल प्राइमरी हैं। अब इसमें क्या देखना है, तो आप मुझे बताओ, हेलोजन का कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई। तो अभी अभी आपने लिखा, बैक पेज पे ध्यान दें, कि एसिड स्ट्रेंथ प्लस आई के तो माइनस आई के, सेम बात हो गई। एसिड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। अब बताओ मुझे, कौन सा Cl इस OH की एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा बढ़ा देगा? कौन सा Cl बढ़ा देगा? जो OH के क्लोजेस्ट है या जो OH से फारदेस्ट है? अब आपने ऑर्गेनिक में ये पढ़ा है, और मैंने आपको ये स्पेशली कहा था कि ये डेफिनेशंस आपको पढ़ के आनी है। अगर आप पढ़ के आए हैं तो अभी बिल्कुल इजी फील करेंगे। अगर आप वास्तव में मेरी बात मान के और प्रैक्टिस करके आए हैं डेफिनेशंस, बिल्कुल इजी फील करेंगे आप। वो ये है पॉइंट, सभी जगह सेम हैलोजन मैंने ली है, Cl का माइनस आई इफेक्ट होता है, और सबसे ज्यादा माइनस आई तब काम करेगा जब Cl OH के क्लोजेस्ट है। जैसे जैसे OH से Cl की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, माइनस आई इन्फ्लुएंस वीक होता जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो गया इसमें? सेकंड। उससे वीकर थर्ड। उससे वीकर फोर्थ। उससे वीकर फिफ्थ। और सबसे वीक फर्स्ट। क्यों? उसमें Cl ही नहीं है। तो माइनस आई इफेक्ट से एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है, और माइनस आई तब सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग होगा जब वो OH ग्रुप के क्लोजेस्ट है। बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। अब मान लो कि पोजीशन वही रखते हैं, जैसे यहां पे मैंने हेलोजन ले लिया। अब मैं इसकी हेलोजन को बदल देता हूं, फ्लोरो कर देता हूं। ठीक है। फिर फ्लोरो की जगह नाइट्रो ग्रुप लिख देता हूं। नाइट्रो की जगह साइनो लिख देता हूं। साइनो की जगह मिथाइल ब्रांच ले लेता हूं। इनकी एसिड स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करनी है। तो आप जानते हैं Cl का कौन सा इफेक्ट? माइनस आई। F का कौन सा इफेक्ट? माइनस आई। नाइट्रो का कौन सा इफेक्ट? माइनस आई। Cn का माइनस आई। और यहां मिथाइल ले लिया, उसका प्लस आई। तो माइनस आई से एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है और प्लस आई से कम होती है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक इनमें थर्ड है, फिर फोर्थ है, फिर है सेकंड, फिर है फर्स्ट, और सबसे वीक है फिफ्थ।
रीजन बता सकते हैं क्यों? रीजन है माइनस आई इफेक्ट का ट्रेंड। और ट्रेंड क्या है? NO2 का माइनस आई सबसे ज्यादा, इसके बाद साइनो ग्रुप, देन फ्लोरो, देन क्लोरो। ये माइनस आई का ट्रेंड है जो आपको याद होना चाहिए। तो एसिड स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल? माइनस आई के प्रोपोर्शनल। एल्कोहल्स की एसिड स्ट्रेंथ समझ में आ गई सभी को? कैसे कंपेयर करना है? नेक्स्ट लिखो, जो भी पॉइंट नंबर आ रहा हो आगे। एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है, आपको मालूम है कि CH3COOH ग्रुप का नाम क्या है? पहली बात तो ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। अब आप कहोगे कि इनमें कैसे कंपेयर किया? भाई ये दोनों OH OH हैं, दोनों में एसिडिक साइट। भाई यहाँ CH बॉन्ड तो एसिडिक कम होता है, इसमें भी CH है, कम एसिडिक होता है। तो दोनों में एसिडिक करेक्टर कौन सी हाइड्रोजन का है? OH ग्रुप की हाइड्रोजन का। ना ये OH ज्यादा एसिडिक क्यों और ये कम एसिडिक क्यों? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे? जब आप इन दोनों से प्रोटॉन निकालोगे, दोनों प्रोटॉन जब दे देंगे, तो इससे बनेगा इथॉक्साइड आयन। इसको कहते हैं इथॉक्साइड। लेकिन CH3COOH से प्रोटॉन आप निकालेंगे तो कौन सा आयन बनेगा? एसीटेट आयन बनेगा। अब आपसे कहें कि बताओ इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka लिखते हैं, कौन सा Ka हाई होगा? इसको K1 मान लेता हूं, इसको K2 मान लेता हूं। कौन सी वैल्यू हाई होगी? तो आंसर है, ये ऊपर ऑर्डर साफ साफ लिखा है, K2 बड़ा है K1 से। क्योंकि पहला हमने ये स्ट्रॉन्गर एसिड लिखा हुआ है ऊपर ऑलरेडी। हमें अब रीजनिंग करनी है इसकी, ऐसा क्यों? दूसरा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड क्यों ज्यादा? दूसरे से ज्यादा प्रोटॉन क्यों आ रहे हैं? रीजन है, ये एसीटेट आयन मोर स्टेबल है, बट इथॉक्साइड आयन लेस स्टेबल है। तो रीजन को अगर सेंटेंस में लिखना हो तो क्या लिखेंगे?
acetate ion is more stable than ethoxide ion. अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया मोर स्टेबल। ये कैसे पता लगा कि ये ज्यादा स्टेबल है? तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। फर्दर सेंटेंस लिख लें। द नेगेटिव चार्ज in acetate ion is delocalized. Negative charge in acetate ion is delocalized. तो जिसमें भी नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होगा, जिसमें भी नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होगा वो मोर स्टेबल होगा। ध्यान रहे, डीलोकलाइज्ड चार्ज पूरी ऑर्गेनिक के लिए मैं बोल रहा हूं। डीलोकलाइज्ड चार्ज इज always more stable than the localized charge. True for all organic chemistry, complete organic chemistry. Delocalized charge is more stable than the localized charge. क्लियर है सबको ये बेटा? डीलोकलाइज्ड चार्ज कब होगा? नोट कर लें, ये रेजोनेंस की डेफिनेशन में आप लिख चुके हैं, मैं रिपीट कर देता हूं। इसके नेक्स्ट सी डबल बॉन्ड ओ आ जाए, या इसके नेक्स्ट एन डबल बॉन्ड ओ आ जाए, या इसके नेक्स्ट सी ट्रिपल बॉन्ड एन आ जाए, या इसके नेक्स्ट सी डबल बॉन्ड सी आ जाए, या फिर एस डबल बॉन्ड ओ आ जाए। मतलब कोई पाई बॉन्ड सिस्टम इमीडिएट मिल जाए, तो देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये सिंपल सी पहचान है कि नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है कि नहीं। नेगेटिव चार्ज एक पाई बॉन्डेड सिस्टम से कनेक्टेड होगा डायरेक्टली, पाई बॉन्डेड सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। ध्यान रहिए, समझ लेना कि वो चार्ज डीलोकलाइज्ड है। तो यहां आप देख सकते हैं एसीटेट आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? सी डबल बॉन्ड ओ से। इथॉक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज किससे कनेक्टेड है? CH2 से। तो किस में नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होगा? एसीटेट आयन में। कोई कंफ्यूजन है किसी को? आप डीलोकलाइजेशन लिख लें, ये बार बार आप पहले तो लिख ही चुके हैं, तो स्कूल सिलेबस में भी है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है यही। एसीटेट आयन, ये निगेटिव ऑक्सीजन पे 3 लॉन पेयर, न्यूट्रल ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर। दोनों ऑक्सीजन पे इक्वली डीलोकलाइज्ड होगा, इक्वली। ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे हैं आप देख सकते हो, इक्विवेलेंट, बिल्कुल सेम।
एरो लगाने हैं तो आप निगेटिव चार्ज से एरो दूर लगाएं और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर होंगे। तो ये है डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन एसीटेट आयन। आ गया सभी को समझ में? तो अगर कोई आपसे पूछे कि एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों, बिकॉज द नेगेटिव चार्ज ऑफ एसीटेट आयन इज डीलोकलाइज्ड। क्लियर है सभी को? अब मान लो आपको एसिड ही दिए जाए सारे, जैसे CF3COOH, CF2, CHF2, CHF2COOH, CH2FCOOH और CH3COOH, इनकी एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करो। बोलो। क्या ऑर्डर आएगा? तो सबसे ज्यादा किसकी? फर्स्ट की। बोलते रहो, संकोच नहीं करना है बेटा, सिंपल लॉजिक अब आपको याद होने लगा होगा कि चल क्या रहा है। फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों? रीजन क्या होगा बताओ? रीजन है -I इफेक्ट का ऑर्डर। सबसे ज्यादा -I इफेक्ट होगा ग्रुप CF3 का, उससे कम होगा CHF2 का, उससे भी कम होगा CH2F का। और फोर्थ में तो ग्रुप CH3 है, CH3 का कौन सा इफेक्ट है? +I इफेक्ट। तो -I इफेक्ट से एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है और +I से एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इजीली कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। फर्दर ध्यान दें, ये प्रॉब्लम रिसेंटली कंपटीशन में आई है। उन्होंने पूछा कि फॉर्मिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड में स्ट्रॉन्गर कौन और क्यों? बताओ। तो क्लोरो एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर होता है फॉर्मिक एसिड से। अब अगर थोड़ा भी आप कनेक्ट कर रहे हैं चीजों को, तुरंत याद आएगा, ऊपर ही इसका आंसर लिखा है, ठीक ऊपर। CH2F ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? तो CH2Cl कौन सा इफेक्ट शो करेगा? -I। H का -I और +I क्या एज्यूम किया गया है? 0। तो क्वेश्चन के ठीक ऊपर ही आंसर लिखा है। इसका -I 0 और +I भी 0। आ गया समझ में सबको? नेक्स्ट लिखो। अगर आपको अब कार्बोक्सिलिक एसिड फिक्स कर दें और साथ में यहाँ पे ब्रांच देते जाएं, अब धीरे धीरे आपको लगेगा कि वही कहानी है, नया तो कुछ है नहीं।
इन चार एसिड की एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करो। तो विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप देखें ध्यान से, क्या चेंज आपको दिख रहा है इन चारों में। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? फर्स्ट, देन थर्ड, देन फोर्थ, और वीकेस्ट सेकंड। समझ में आ गया सभी? अब फर्दर देखें, इसमें एच बॉन्डिंग की प्रॉब्लम भी आती है, तो लिख लें क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग एच बॉन्डिंग। जैसे ये है सिस मॉलिक्यूल, इसका मैंने आपको नाम बताया था सिस का। अगर आप पढ़ रहे हो रेगुलर तो तुरंत याद आ जाएगा, पिछली क्लास में ही मैंने इसके बारे में बताया। ये दूसरा मॉलिक्यूल है ट्रांस। क्या नाम है इनके बताओ? तो सिस मॉलिक्यूल का नाम है मैलिक एसिड, और ट्रांस मॉलिक्यूल का नाम है, याद आया हो किसी को, फ्यूमेरिक एसिड। अब यहीं पे प्रॉब्लम होती है। जो रैंकर बच्चे होते हैं ना, उनमें एक खास बात है, उन्हें एक बार पढ़ा दो, फिर साल भर में आप कभी भी पूछ लो, वो उनकी टिप्स पे रहता है। ये पहचान है कि आप रैंकर बनने जा रहे हैं। एक बार पढ़ा दिया ना, वो घर में एक हफ्ते, जैसे 2 दिन का टाइम मिला, उसको 4 बार रिवाइज कर लेते वो। जाएगा कहाँ बच के। बात है बस डिवोशन की, दम तो कुछ है नहीं। अब आप नाम ही भूल गए इसका, तो क्या करोगे बताओ। तो ऐसे कि होता क्या है, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, पीछे से सब साफ होता आएगा, कुछ याद तो रहता नहीं। तो इजी चीज भी नहीं हो पाती। इवन इतना ही पूछा जाता है बेटा, वो पूछते हैं कि मैलिक एसिड बताओ कौन सा आइसोमर है, सिस या ट्रांस। अब अभी तो आपको याद है, एक हफ्ते बाद आप यही भूल जाओगे मैलिक एसिड था क्या। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बात है कि आपके अंदर भूख नहीं है अभी कुछ करने की, सच तो ये है। वरना तो आप भूलने नहीं देते, कैसे भूल गए। काम की चीज ये है कि इनमें दो दो एसिडिक ग्रुप हैं, एक नहीं दो दो। तो अगर आप पहला पहला प्रोटॉन निकालते हैं, मतलब Ka1 कंपेयर करते हैं, तो वो तो फर्स्ट का ज्यादा है सेकंड से। लेकिन जब आप Ka2 कंपेयर करते हो, सेकंड प्रोटॉन जब निकालोगे, वो सेकंड का ज्यादा होता है फर्स्ट से। तो दोनों केस में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग ही है रीजन, बट एक में सपोर्टिंग है और एक में अपोजिंग है। कैसे? देखो, फर्स्ट ज्यादा एसिडिक है सेकंड से, उसका रीजन ये है कि फर्स्ट वाले एसिड में, सिस में या मैलिक एसिड में, जब आप प्रोटॉन बाहर कर देते हैं ना, तो ये बनता है O-। एक प्रोटॉन हटा दिया हमने, और ये जो O- है, ये कौन सी बॉन्डिंग करेगा? दूसरे OH ग्रुप के H के साथ। इसको क्या कहते हैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड इस निगेटिव चार्ज को स्टेबल करने में हेल्प कर रहा है। बताओ क्या इस तरह की एच बॉन्डिंग के चांस ट्रांस में हैं? बोलो। क्या ट्रांस में एच बॉन्डिंग के चांस हैं? ट्रांस में तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे हैं? अपोजिट। तो क्या यहाँ एच बॉन्डिंग के चांस हैं? नहीं है। ओ माइनस और दूसरे का ओ एच ग्रुप पास पास आने चाहिए। ठीक है। तो पहला प्रोटॉन तो सिस फॉर्म से आसानी से चला गया, क्योंकि एनायन स्टेबल हो गया ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ओके। व्हाट अबाउट सेकंड प्रोटॉन? सेकंड प्रोटॉन इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से आसानी से जाएगा, क्योंकि ये प्रोटॉन फ्री है, कहीं और एच बॉन्डिंग में नहीं है। लेकिन यहां वाला प्रोटॉन का मामला क्या है बताओ जरा। ये तो एच बॉन्डिंग में आ रहा है, इसका रिमूवल डिफिकल्ट होगा। इसलिए Ka2 किसका ज्यादा है? ट्रांसफॉर्म का। तो इसका रीजन भी वही है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। लेकिन एक के प्रोडक्ट में है और दूसरे के रिएक्टेंट साइड बनेगा वो। पहला आयनाइजेशन करें तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड एच बॉन्डिंग कहेंगे, दूसरी बार प्रोटॉन निकालें तो ये किसका काम करेगा? रिएक्टेंट का। समझ में आ गया सभी को? तो एच बॉन्डिंग से भी एसिड स्ट्रेंथ और बेस स्ट्रेंथ के ऑर्डर बदल जाते हैं। लिख लिया सबने? नेक्स्ट, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्फा सी एच ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्फा सी एच ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स is of acidic nature. Alpha CH। एल्डिहाइड और कीटोन में आपको मालूम है कि सी डबल बॉन्ड होगा। एल्डिहाइड है तो एक एच होगा, फिर कार्बन चेन होगी एक और। विद रिस्पेक्ट टू एल्डिहाइड ग्रुप, पहला कार्बन का नाम क्या होगा? एल्फा। उससे नेक्स्ट बीटा, गामा, डेल्टा, ऐसे नाम होते हैं। तो एल्फा कार्बन किसको नाम दिया गया है? कार्बन नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड ओ। एल्फा कार्बन कौन सा कार्बन है? कार्बन नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड ओ। कार्बन नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड ओ। तो अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम दूं कि बताओ, ये मेरे पास तीन डिफरेंट सी एच हैं, ये एल्डिहाइड ग्रुप है,
अल्फा सी एच, बीटा सी एच एंड गामा सी एच। एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? तो अल्फा सी एच सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर बीटा सी एच, और सबसे कम एसिडिक गामा सी एच। ठीक। अल्फा सी एच सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों? तो आंसर है डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। आप अल्फा सी एच से एच प्लस फ्री कर दो, क्या मिलेगा आपको जरा देखें। ध्यान दो, जब हमने पहला स्टेप लिखा था तो बार बार यही लिखा था, एसिड का मतलब क्या है? प्रोटॉन देना। यही मतलब है एसिड का। एच प्लस हमने अल्फा सी एच से निकाला, ये नेगेटिव चार्ज मिला। अब आप तुरंत समझ गए होंगे कि इस नेगेटिव चार्ज के नेक्स्ट तो क्या मिल रहा है आपको? सी डबल बॉन्ड हो। इसका क्या मतलब है? दैट दिस नेगेटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड। जो पॉइंट अभी हम लिख चुके हैं मैं उसको दोबारा लिख देता हूं, कि किसी भी नेगेटिव चार्ज के नेक्स्ट, कोई एटम ए है उस पर नेगेटिव चार्ज है, उसके नेक्स्ट सी डबल बॉन्ड सी आ जाए, उसके नेक्स्ट सी डबल बॉन्ड ओ आ जाए, नेगेटिव चार्ज के नेक्स्ट सी ट्रिपल बॉन्ड एन आ जाए, नेगेटिव चार्ज के नेक्स्ट एस डबल बॉन्ड ओ आ जाए, नेगेटिव चार्ज के नेक्स्ट एन डबल बॉन्ड ओ आ जाए। इसका मतलब है दैट नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड। ये पॉइंट पूरी ऑर्गेनिक में हजारों बार आएगा, एक दो बार नहीं, जब तक ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ये आता रहेगा। और अगर आपने एक बार भी घर जाके लिख के प्रैक्टिस कर ली तो आप स्पॉन्टेनियस आंसर करोगे। तो नेगेटिव चार्ज के नेक्स्ट सी डबल बॉन्ड ओ है, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं आप, डीलोकलाइजेशन ऑफ कार्बेनियन। अब आपको स्कूल एग्जाम देना है, मान लो वो कहेंगे रेजोनेंस के एग्जाम्पल लिखो, आप यही लिख के आ सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप यही लिख के आ जाओ। अब ये कहो कि ये तो स्कूल एग्जाम में है नहीं, तो ऐसा तो नहीं है, लिख के दिखाना है बस। एरो नेगेटिव चार्ज की ओर लगाएंगे या उससे दूर लगाएंगे? नेगेटिव चार्ज से दूर लगाएंगे, बाहर की ओर। यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन किस पे ट्रांसफर करना है? ओ पे। बिल्कुल सेम जैसे कार्बोक्सिलेट ग्रुप में आपने अभी किया था, एसीटेट आयन के जब आपने रेजोनेंस लिखे थे। ये डिलोकलाइजेशन हो गया। ये दूसरा आयन जो बनाया इसका नाम है इनोलेट आयन। ध्यान दें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज अगर आता है तो या तो 8
से एंडिंग होती है या आइट से एंडिंग होती है? एट से एंडिंग होगी या फिर आइट से? अगर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है तो ये आईयूपीएसी रिकमेंडेड सिस्टम है। जैसे कार्बोनेट नेगेटिव चार्ज किस पे है? ऑक्सीजन पे। सल्फेट, नाइट्रेट, एसीटेट, परमैंगनेट, कोई भी ऐसा आयन जिस पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे हो, एंडिंग किससे होगी? एट या आइट से। जैसे NO3 माइनस को क्या कहते हैं? नाइट्रेट। लेकिन NO2 माइनस को क्या कहते हैं? नाइट्राइट। तो या तो एट से एंडिंग होगी या फिर आइट से। SO4 2 माइनस को क्या कहते हैं? सल्फेट। SO3 2 माइनस को क्या कहते हैं? सल्फाइट। तो नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाए कि निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। नेम की एंडिंग किससे हो रही होगी? एट या आइट से। और इन क्यों आया? इन इसलिए आएगा क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड। समझ में आया? और ऑल किस लिए आया? ऑल इसलिए आया क्योंकि इस O को आप प्रोटोनेट कर देंगे तो क्या बनेगा वो? OH ग्रुप। OH ग्रुप कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एल्कोहल। क्लियर है सभी को? तो नाम क्या पड़ गया इसका? इनोलेट। ये सिस्टम है। तो रेजोनेंस की वजह से अब जरा सोचो बीटा CH और गामा CH के बारे में। बीटा और गामा CH के बारे में भी लाइक वाइज सोचो। बीटा CH देन गामा CH, क्या इनके नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होंगे? आंसर है नो। ना तो बीटा CH पे डीलोकलाइज होगा ना ही गामा CH पे। मैं हटा देता हूं एक एक प्रोटॉन। ये बीटा CH पे नेगेटिव चार्ज आ गया। देखो क्या नेगेटिव चार्ज के नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O है? S डबल बॉन्ड हो, N डबल बॉन्ड हो, C ट्रिपल बॉन्ड N, कुछ भी है? तो ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड नहीं है। गामा CH पे बताओ जरा। गामा CH पे जो नेगेटिव चार्ज हम बनाएंगे प्रोटॉन हटा के, इज इट डीलोकलाइज्ड? आंसर है नो। ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो ग्रुप CHO है, जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है डीलोकलाइजेशन में, CHO के इस इफेक्ट को, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने को हम क्या कहते हैं? -M या +M? आंसर है -M। क्या कहलाता है ये? -M या -R। कोई ग्रुप डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, तो हम क्या कहेंगे? वो ग्रुप क्या एग्जिबिट कर रहा है? इट्स -M इफेक्ट या -R इफेक्ट। आया बेटा समझ में सभी को? अब यहां तो -M शो कर नहीं सकता, यहां भी -M शो नहीं कर सकता, क्योंकि निगेटिव चार्ज तो इसके नेक्स्ट पे हो तभी ये होता है। तो यहां पे CHO का -I वर्क करेगा। CHO ग्रुप -I इफेक्ट भी शो करता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। अब आप कहोगे ऐसे हम कितना याद करें? याद नहीं करना, कॉमन सेंस लगाना है, लिंक करना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा था कि CH2Cl का कौन सा इफेक्ट होता है? -I। CH2F का कौन सा था? -I। मतलब एक H हटा के Cl आ गया। इमेजिन करो दो H हटा के ऑक्सीजन आ जाए तो? ऐसे सोचो दो ऑक्सीजन आ गई। इवन एक ही आ जाए तो भी कौन सा इफेक्ट? -I।
तो CHO ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होगा? -I। मतलब ये है बेटा, और सिंप्लीफाइड करें, CH3 ग्रुप में एक भी H हटा के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले आए तो इसका तो +I इफेक्ट होता है, लेकिन एक भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया तो उसका कौन सा इफेक्ट हो जाएगा? मान लो हमने Cl ले लिया या OH ले लिया तो कौन सा इफेक्ट हो जाएगा? इस पूरे ग्रुप का -I। सी, कोई भी हेलोजन ले लो, -I। एक भी H हट जाए तो CHO का -I है। अब बताओ कौन सा एनायन, कौन सा एनायन इसकी वजह से ज्यादा स्टेबल हो पाएगा? तो इसके जो क्लोज होगा, -I और +I डिस्टेंस के साथ वीक होते हैं। क्लियर है सभी को? तो बीटा एनायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा गामा से, बिकॉज ऑफ -I इफेक्ट ऑफ CHO। रीजनिंग क्लियर है सभी को? तो मोस्ट एसिडिक कौन? α CH, एल्डिहाइड और कीटोन में। अब मुझे आप बताएं, ये मैंने आपको एक डाई कीटोन दिया और एक मोनोकीटोन दिया, इनमें मोर एसिडिक कौन? तो फर्स्ट ज्यादा एसिडिक होगा सेकंड से। रीजन ये है कि फर्स्ट में अगर जो बीच में कार्बन दिख रहा है ना आपको, इस कार्बन से H हटा दें तो ये मिलने वाला है आपको। ये वाला जो ग्रुप है ना बेटा, CH2, यहाँ पे ये है, मैंने प्रोटॉन हटा दिया, यही एनायन बनेगा। एक प्रोटॉन कम कर दिया, इस पे 2 H हैं, एक कम कर दिया, एक H+ आयन आउट कर दिया, ये एनायन बनेगा। और यहां पे कोई एक प्रोटॉन कम कर लो किसी भी एक कार्बन पे, ये एनायन बनेगा। अब अगर आप सामान्य बुद्धि लगाएंगे तो पॉइंट ये है कि इस एनायन के नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O दो हैं, इधर भी C डबल बॉन्ड O है और इधर भी है। इस एनायन के नेक्स्ट एक ही C डबल बॉन्ड O है। विच नेगेटिव चार्ज इज मोर डीलोकलाइज्ड? आंसर है फर्स्ट वन। इसलिए ये 1,3 डाई कीटो ज्यादा स्टेबल होगा मोनोकीटो से। फर्स्ट ज्यादा एसिडिक होगा, सॉरी, फर्स्ट ज्यादा एसिडिक होगा सेकंड से। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को भी? अब मैं पास्ट ईयर की प्रॉब्लम लिख रहा हूं एक, आप में से कौन इसको कर पाता है देखते हैं। एल्फा, बीटा, गामा, बताओ विच इज मोस्ट एसिडिक, और कंपेयर एसिड स्ट्रेंथ ऑफ α CH, β CH एंड γ CH। नाम दे दिए। ये अल्फा बीटा गामा वो C डबल बॉन्ड O के रिस्पेक्ट में नहीं है। हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो तो नाम बदल देता हूं। इनको आप लिखो ABC।
अल्फा बीटा गामा में कंफ्यूजन हो रहा हो तो विच सी एच इज मोस्ट एसिडिक एंड विच इज लीस्ट। तो एसिड स्ट्रेंथ का ट्रेंड आपको बताना है। क्या ट्रेंड बनेगा? तो ए बी सी। रीजनिंग क्लियर है आपको कैसे? रीजनिंग क्लियर है सबको? इस पे अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो इसके नेक्स्ट क्या है बताओ? दो दो सी डबल बॉन्ड हो। इसके नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे एक ही सी डबल बॉन्ड ओ है। अगर कार्बन सी पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके नेक्स्ट तो कहीं सी डबल बॉन्ड ओ नहीं है, तो ये नेगेटिव डिलोकलाइज्ड नहीं होगा कार्बन सी पे नेगेटिव। तो आंसर है एसिड स्ट्रेंथ का ए बी सी। क्लियर है सभी को? अब प्रॉब्लम ऐसे भी पूछी जाती है, इसी को आपको थोड़ा सा परेशान करना हो तो वो कहेंगे कि आपके पास ये मॉलिक्यूल है, इसमें NaOH डाल दिया, बताओ सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, सॉल्ट का फॉर्मूला बताओ। केवल सॉल्ट का फॉर्मूला बताना है। तो अगर आप बिल्कुल अवेयर हैं कि चल क्या रहा है तो आप कह देंगे कि सॉल्ट का फॉर्मूला ये है, ये एनायन बनेगा और सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, क्योंकि इस कार्बन की हाइड्रोजन में एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा है। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? भाई बेस डाल रहे हैं, बेस किसको लेके जाएगा? H प्लस आयन को। बेस H प्लस आयन को लेगा तभी तो वाटर बनेगा। आ गया सभी को समझ में? एल्डिहाइड और कीटोन में एसिड बेस स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करनी है? नेक्स्ट लिखो, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ NH बॉन्ड, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ NH बॉन्ड। आप बताएं, CH3CH2NH2, इसका नाम है इथेनामाइन, और CH3CONH2, इसका नाम है इथेनामाइड। दो कार्बन के माइड को एसिटामाइड भी कहते हैं, एसिटामाइड भी इसका नाम है। आपको बताना है विच NH इज मोर एसिडिक। विच NH इज मोर एसिडिक?
तो आंसर है सेकंड NH मोर एसिडिक है। इसमें नया कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल बेसिक तरीके से जाएं। बेसिक सिस्टम ये है कि CH3NH2 से आप एक प्रोटॉन बाहर करें, आपको ये एनायन मिलेगा। हटा दिया NH का प्रोटॉन। इसी तरह से CH3CONH2 से एक प्रोटॉन बाहर करें, तो आपको ये एनायन मिलेगा। दोनों से हमने एक एक प्रोटॉन हटा दिया। आपको ये बताना है कौन सा इक्विलिब्रियम मोर फॉरवर्ड है। मतलब ये दो देखो कौन सा निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। तो ये निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है। क्यों है मोर स्टेबल निगेटिव चार्ज है? बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन। इस निगेटिव चार्ज के नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको? C डबल बॉन्ड हो। तो ये निगेटिव चार्ज स्टेबल है। इसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम मोर फॉरवर्ड होगा। इसका मतलब है कि CH3CONH2 स्ट्रॉन्गर एसिड है। इथेनामाइड स्ट्रॉन्गर एसिड है इथेनामाइन से। आया सभी को समझ में? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो और ये बताओ करके मुझे। डरना नहीं है। ये JEE एडवांस की प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे नाम से डर जाते हैं। होता कुछ नहीं है। बस डर भर दिया आपके सीनियर्स ने कि ये तो बड़ा मुश्किल एग्जाम है तो होता कुछ नहीं है, बस आप भिड़ जाओ तो सब इजी। ये मैंने आपको तीन डिफरेंट NH बॉन्ड दे दिए। NH बॉन्ड फर्स्ट, NH बॉन्ड सेकंड, NH बॉन्ड थर्ड। कंपेयर एसिड स्ट्रेंथ। क्या आंसर है? बिल्कुल ठीक आंसर है। अब बताओ, ये IT की प्रॉब्लम है। अगर एक लॉजिक आपको समझ में आता है तो कोई एग्जाम टफ नहीं होता। आधे बच्चे तो स्ट्रक्चर देख के ही डर जाते हैं, छोड़ो इसको। समझ में आ गया सबको? लिखो, एक और प्रॉब्लम देता हूं आपको। फर्स्ट NH, सेकंड NH, थर्ड NH। कंपेयर एसिड स्ट्रेंथ। बोलो। मोस्ट एसिडिक कौन?
आंसर है फर्स्ट, देन थर्ड, देन सेकंड। इसमें एक और एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, वो उसके क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ये जो कार्बेनियन, ये जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है, ये एरोमेटिक सिस्टम में नेगेटिव चार्ज है। एरोमेटिक सिस्टम में नेगेटिव चार्ज है, ये एरोमेटिक है। लेकिन इस पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो एरोमेटिक सिस्टम के बाहर है। डीलोकलाइज तो है, बट एरोमेटिक सिस्टम के बाहर है। तो कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल होगा? जो एरोमेटिक सिस्टम में इन्वॉल्व है। आ गया सभी को समझ में? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। अगर आपसे कहें कि कोई सब्सटेंस एक्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है, सोडियम मेटल डालने पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक? एक्स कुड बी ऑप्शंस: साइक्लोपेंटाडाइएमाइन, साइक्लोपेंटेन, मीथेन एंड टोलुइन। अब आप कहोगे कि ऐसे क्वेश्चन हम करें कैसे, इनमें कोई दम नहीं है, बहुत ही आसान है। बेसिक बात यह है, सोडियम मेटल डालने पे अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, कोई भी मेटल डालने पे इन जनरल, तो वो कंपाउंड किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का। ये 10th लेवल पे आपको पढ़ाया जाता है कि एसिड प्लस मेटल क्या बनता है? सॉल्ट प्लस H2। ये 10th लेवल पे सिखाते हैं। तो मेटल ऐड करने पे हाइड्रोजन गैस अगर आ रही है, इसका मतलब है कि गिवन कंपाउंड क्या है? एसिड है, ठीक? अब देखें, इन चार ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है मोस्ट एसिडिक। ऐसे केस में एसिडिक तो थोड़े बहुत सारे हो जाते हैं, पर सिंगल ऑप्शन में जो आप सिलेक्ट करेंगे वो होता है आपका बेस्ट ऑप्शन, और वो होता है मोस्ट एसिडिक। नाउ टेल मी विच वन इज मोस्ट एसिडिक आउट ऑफ दीज फोर? बोलो। कितने कह रहे हैं? ए, बी, सी, डी? ए करेक्ट आंसर है। अभी 1 मिनट पहले ही मैंने आंसर बताया, 1 मिनट पहले। पिछली प्रॉब्लम ही है ये, लेकिन आप लोग भूलने के चैंपियन हो। 1 मिनट पहले ही मैंने आंसर दिया इसका बेटा। मैंने क्या काम किया? NH की जगह क्या कर दिया? CH। NH2 की जगह क्या कर दिया? CH3। बस इतना ही चेंज किया। लेकिन आप लोग भूलने के तो जबरदस्त चैंपियन ही कहूंगा मैं। एनायन अगर मैं इसका बना दूं ना बेटा,
तो ये बन गया एनायन। एनायन में ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ये एनायन कैसा बन गया बेटा? एरोमेटिक। इसका भी एनायन बनेगा नो डाउट, लेकिन क्या एनायन का एरोमेटिक करेक्टर बनाने में कोई इन्वॉल्वमेंट है? नहीं है। यहाँ तो एनायन एरोमेटिक करेक्टर में इन्वॉल्व है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। क्लियर है सभी को? तो अभी आज मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए उन सब में एलिफेटिक मॉलिक्यूल थे। अभी मैंने बेंजोइक एसिड और फिनॉल की बात नहीं की। तो अगली क्लास में बचा हुआ एसिड स्ट्रेंथ में कवर करूंगा। वो है बेंजोइक एसिड के डिफरेंट केसेस ऑर्थो मेटा पैरा वाले, फिनॉल के डिफरेंट केसेस ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, इनके केसेस अगली क्लास में कवर करेंगे।